नमस्कार, मैं डॉक्टर शिखा त्रिपाठी। आज जिस विषय पर आप सबसे बातचीत करूंगी, उसका शीर्षक है भारतेंदु युग की अवधारणा। भारतेंदु युग आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रथम उत्थान काल था। इस उत्थान में सबसे मूल्यवान तत्व था साहित्यकारों का अदम्य उत्साह। प्रवृत्त्यात्मक दृष्टि से हम इसे युग संधि या संक्रांति काल भी कह सकते हैं। इस काल में जहाँ कविता संबंधी नवीन विषयों का चयन हुआ, वहीं कविता की पुरानी परंपरा का संरक्षण भी हुआ, भाव क्षेत्र और कला क्षेत्र दोनों में। एक ओर इस काल में कवि ने राधा कृष्ण भक्ति के मधुर प्रेम से सिक्त मनोरम पदों की रचना की, तो दूसरी ओर उपदेशात्मक सुक्तिमय काव्य का निर्माण भी किया और इनके साथ रीतिकालीन परिपाटी नायिका के हाव भावों का चित्रण तथा नक्षिक वर्णन के प्रति भी आग्रह दिखाया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस संदर्भ में कहते हैं कि अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल से एक ओर तो वे पद्माकर और द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते हैं, दूसरी ओर बंग देश के इस माइकेल और हेमचंद की श्रेणी में। एक ओर तो राधा कृष्ण की भक्ति में झूमते हुए नई भक्तमाला गूंथते हुए दिखाई देते हैं, तो दूसरी ओर मंदिरों के अधिकारियों और टीकाधारी भक्तों के चरित्र की हंसी उड़ाते और स्त्री शिक्षा, समाज सुधार आदि पर व्याख्यान देते पाए जाते हैं। प्राचीन और नवीन के उस संधि काल में जैसी शीतल कला का संचार अपेक्षित था, वैसे ही शीतल कला के साथ भारतेंदु का उदय हुआ, इसमें संदेह नहीं है। भारतेंदु युगीन कविता में मुख्यतः राजभक्ति, देश प्रेम, सामाजिक कुरीतियों का खंडन, आर्थिक अवनति के प्रति क्षोभ, बाल विवाह, रूढ़ियों का खंडन आदि विषयों पर कविताएं लिखी गईं। इस काल के कवियों ने सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में गतिशील नवजागरण को अपनी रचनाओं के द्वारा और प्रोत्साहित किया। इस प्रकार हिंदी साहित्य ने नई करवट ली। इस दृष्टि से कुछ विद्वानों ने इसे विचारों में परिवर्तन का युग भी माना। इस काल में कविता क्षेत्र में ब्रज भाषा का प्रयोग होता रहा और गद्य क्षेत्र में खड़ी बोली का। आलोच्यकालीन कवियों ने खड़ी बोली में पद्य रचना करनी चाहिए, किंतु उन्हें विशेष सफलता नहीं मिल सकी। डॉक्टर रामविलास शर्मा का मत है कि प्रथम उत्थान नवयुग का आरंभ मात्र था, इसलिए हमें इस समय की कविता में उस कलात्मकता के दर्शन नहीं होते जो कालांतर में सतत परिश्रम से प्रकट हुई। काव्य विषयों के सर्वथा नवीन होने के कारण इनकी काव्यपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए समय की आवश्यकता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के यदि हम वक्तव्य को देखें तो उससे सहमत होना ठीक है, क्योंकि विषय संबंधी नवीनता काव्यात्मक अभिव्यक्ति में किसी प्रकार से बाधक नहीं है। काव्यात्मक अभिव्यक्ति अनुभूति की गहनता पर निर्भर करती है। भारतेंदु युग के सीमांकन के संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल संवत 1925 से 1950 की अवधि को प्रथम उत्थान की संज्ञा देते हैं, तो वहीं मिश्र बंधुओं ने 1926 से 1945 विक्रम संवत एवं डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 1927 से 1957 तक तथा डॉक्टर रामविलास शर्मा ने 1925 से 1957 विक्रम तक भारतेंदु युग की सीमा स्वीकार की है। वस्तुतः इतिहास का कोई भी काल सहसा समाप्त नहीं हो जाता और प्रायः अगले 1-2 दशक तक उसकी रचना प्रवृत्तियां किसी न किसी रूप में व्यक्त होती रहती हैं। इसी प्रकार किसी नए युग का प्रारंभ भी सहसा नहीं होता। इसके स्वरूप निर्माण की प्रक्रिया के बीच 10-20 वर्ष पहले तक के साहित्य में विद्यमान रहते हैं।
आशा करती हूँ कि आप सभी भारतेंदु युग की अवधारणा से परिचित हो पाए होंगे। भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि से अवगत हो पाए हैं। भारतेंदु युग के विषय में अन्य शीर्षकों पर मैं आपसे अगले व्याख्यान में चर्चा करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।